जलियांवाला बाग हत्याकांड ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। ये भारतीय इतिहास का वो पन्ना है, वो मोड़ है जिसने हमारी आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। आज जब कोई यहाँ जाता है तो ये एक शांति की जगह लगती है, यादों की जगह। लेकिन सोचिए, यही वो जगह है जो एक ऐसे भयानक हत्याकांड की गवाह बनी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें हैं पहले वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद के भारत में। एक ऐसा दौर था वो जब सुधार के वादों की जगह दमनकारी कानून लाए जा रहे थे। देखिए, पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ। 13 लाख, जी हाँ, 1.3 मिलियन भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए जंग लड़ी। इनमें से 43,000 शहीद हो गए। उम्मीद क्या थी? यही कि इस कुर्बानी के बदले भारत को कुछ आज़ादी मिलेगी, कुछ स्वायत्ता मिलेगी। पर मिला क्या? धोखा। सुधारों की जगह ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानून लाए जो हर उठती आवाज़ को कुचल सकें। और इसी माहौल में आया रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून कहा गया, और क्यों न कहा जाए। सोचिए, ये कानून ब्रिटिश सरकार को कैसी ताकतें दे रहा था। किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। जाहिर है, इस कानून के आते ही पूरे देश में गुस्से की आग भड़क उठी। और इसी विरोध और गुस्से के माहौल में तारीख आती है 13 अप्रैल 1919। दिन था वैसाखी का, एक त्योहार का दिन जो इतिहास का सबसे खूनी दिन बनने वाला था। तो देखिए हालात कितनी तेजी से बिगड़े। अप्रैल की शुरुआत में महात्मा गांधी ने पूरे देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। फिर 10 अप्रैल को अमृतसर में 2 बड़े स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जब लोग शांति से विरोध कर रहे थे तो ब्रिटिश सैनिकों ने उन पर गोली चला दी। बस यहीं से विरोध हिंसक हो गया और दंगों में 5 यूरोपियन मारे गए। और फिर इसी का बहाना बनाकर 13 अप्रैल को ब्रिगेडियर जनरल डायर ने पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया और किसी भी तरह की सभा पर पाबंदी लगा दी। लेकिन पाबंदी के बावजूद हजारों लोग, जिनमें पुरुष, औरतें और बच्चे भी शामिल थे, जलियांवाला बाग में जमा हुए। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि कई लोग तो बस वैसाखी का त्योहार मनाने आए थे और कुछ लोग शांति से अपना विरोध जताने। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और इस बाग की बनावट ने इसे एक मौत का कुआं बना दिया। ये चारों तरफ से ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ था। बाहर निकलने का बस एक ही तंग सा रास्ता था और बस इसी रास्ते को जनरल डायर के सैनिकों ने आकर बंद कर दिया। मतलब भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। और फिर वो हुआ जिसने इतिहास में एक बेहद काला अध्याय जोड़ दिया। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ बाग के अंदर पहुंच चुका था। तो जनरल डायर 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने लोगों को हटने के लिए कोई भी वार्निंग नहीं दी, एक शब्द भी नहीं कहा। सीधा अपने सैनिकों को उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। और ये गोलियां लगातार पूरे 10 मिनट तक चलती रहीं। 1650 राउंड गोलियां। सोचकर देखिए इस आंकड़े को कि उस निहत्थी भीड़ पर किस कदर कहर बरसाया गया होगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, कोई रास्ता नहीं था। कई लोगों ने तो बाग में बने कुएं में छलांग लगा दी, ये सोचकर कि शायद बच जाएंगे। पर वो गोलियों से तो बच गए, लेकिन या तो गिरने से या फिर डूबकर मर गए। बाद में उसी एक कुएं से, जिसे आज शहीदी कुआं कहते हैं, 120 लाशें निकाली गईं। अब बात आती है कि कितने लोग मारे गए। यहाँ आंकड़े अलग अलग हैं। ब्रिटिश सरकार की जो ऑफिशियल रिपोर्ट थी वो कहती है 379 लोग मारे गए। और इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि मरने वालों में 41 छोटे लड़के और एक सिर्फ 6 हफ्ते का बच्चा भी था। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का अनुमान था कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और कुछ दूसरे अनुमान तो ये संख्या 1500 के भी पार ले जाते हैं। आज भी अगर कोई जलियांवाला बाग जाए तो वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। वो निशान आज भी उस दिन हुई वहशत की कहानी कहते हैं। अच्छा, इस हत्याकांड के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। तो चलिए देखते हैं कि इसकी जांच में क्या निकला और इसके नतीजे क्या हुए। अब देखिए 2 अलग अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ था जनरल डायर
उसने पहले तो कहा कि उस पर एक क्रांतिकारी सेना ने हमला कर दिया था, लेकिन बाद में उसने खुद माना कि उसका असल मकसद तो लोगों में एक नैतिक डर पैदा करना था। दूसरी तरफ थी हंटर कमीशन की रिपोर्ट, जिसने कहा कि डायर ने एक बहुत बड़ी गलती की थी और ज़रूरत से ज़्यादा देर तक गोलीबारी की। नतीजा 1920 में उसे इस्तीफा देना पड़ा। इसकी आलोचना सिर्फ भारत में नहीं बल्कि खुद ब्रिटेन में भी हुई। सोचिए विंस्टन चर्चिल ने इसे क्या कहा। उन्होंने कहा, ये एक राक्षसी घटना है, एक ऐसी भयावह घटना जैसी पहले कभी नहीं हुई। और इस घटना का विरोध सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। भारत के सबसे बड़े नामों में से एक नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दी थी, उसे लौटा दिया। ये एक बहुत बड़ा और सांकेतिक कदम था। तो अब सवाल उठता है कि इस हत्याकांड का आगे चलकर क्या असर हुआ, इसकी विरासत क्या रही और क्या इसका कोई बदला लिया गया। ये घटना आज़ादी की लड़ाई के लिए एक चिंगारी साबित हुई। पहली बात तो ये कि इसने बहुत से भारतीयों के मन में ब्रिटिश न्याय को लेकर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, उसे चकनाचूर कर दिया। इसी के बाद 1920 में महात्मा गांधी ने अपना पहला बड़ा असहयोग आंदोलन शुरू किया और एक 12 साल का लड़का जिसका नाम भगत सिंह था, इस घटना के बाद उस जगह पर गया और इस एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। और फिर एक नाम आता है उधम सिंह। वो उस दिन उसी बाग में थे और घायल भी हुए थे। उसी दिन उन्होंने बदला लेने की कसम खाई और ये बदला उन्होंने लिया 21 साल बाद। 13 मार्च 1940 को लंदन में उन्होंने पंजाब के उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मार दी। ये वही ओडायर था जिसने जनरल डायर की कार्रवाई को सही ठहराया था। इस कत्ल के लिए उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और सालों बाद, कई दशकों बाद, ब्रिटेन की तरफ से भी इस पर अफसोस जताया गया। 2013 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन इस मेमोरियल पर आए तो उन्होंने विजिटर बुक में लिखा, यह ब्रिटिश इतिहास की एक शर्मनाक घटना थी। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। कोई भी देश अपने इतने गहरे जख्मों को कैसे भरता है और इन जख्मों को भरने में इन घटनाओं को याद रखने की क्या भूमिका होती है। और शायद इसीलिए आज भी लोग जलियांवाला बाग जाते हैं, उस इतिहास को याद करने के लिए, उन कुर्बानियों को याद करने के लिए जिसने हमारे देश के भविष्य की दिशा तय कर दी।